डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। अध्याय 2 चल रहा है आपका, लेखन कला एवं शहरी विकास, जिसमें हम लेखन कला का प्रादुर्भाव कैसे हुआ, किस देश से हुआ, वहाँ के लोगों का किस नदी के मध्य, ये सब आप पढ़ चुके हैं। आज हम इस अध्याय में, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लेखन कला का प्रयोग, किस प्रकार इसका प्रारंभ हुआ, कहाँ से इसकी स्टार्ट हुई कहानी। तो देखो, आपने पढ़ा शहरी जीवन और शहरों में व्यापार विशेष, और इसमें आपने ये पढ़ा श्रम विभाजन, शहरों का विकास कैसे हुआ। ये सब चीज़ें हम कहाँ पढ़ रहे थे, इससे पिछले वीडियो में पढ़ रहे थे। शहरों का विकास कैसे हुआ, लेखन कला का विकास कैसे हुआ। तो देखो, बीच में संबंध जो थे वो इसके आपने पढ़े थे 4 बड़े राज्य। मेसोपोटामिया जो था, इसके 4 बड़े नगर थे। छोटे नगरों को हमने एक बार दरकिनार कर दिया था, केवल 4 बड़े, जिसमें पहला मारी जो इसके उत्तरी भाग में था, जहाँ स्टेपी घास के मैदान पाए जाते थे। इसके दक्षिणी जो भाग था, इस दक्षिणी भाग में उरुक और बेबीलोन, ये 3 राज्य पड़े थे, मतलब 3 नगर पड़े थे। तो इन 3 नगरों में से जो सबसे ज्यादा यदि विकास की बात करें, लेखन कला का प्रादुर्भाव की यदि बात करें हम, तो लेखन कला का जो प्रादुर्भाव जो था वो कहां से माना जाता है भाई? प्राचीन नगर था उरुक, है ना, इस उरुक से माना जाता है। प्राचीन शासक एनमर्कर के बारे में एक किंवदंती है, एनमर्कर के बारे में कथा है। कहां तक सत्य है नहीं है इसके बारे में कौन जाने, भगवान जाने कहां सत्यता है या सत्यता नहीं है। लेकिन यहां का जो शासक था एनमर्कर, ऐसा माना जाता है कि इनके समय में लेखन कला जो थी, लिखने की जो कला थी, जो लिखने की कला कल हम पढ़ रहे थे कहाँ लिखा जाता था, तो ये पट्टिकाओं के ऊपर जो लिखते थे। ये जो लेखन कला का जो प्रादुर्भाव है वो सबसे पहले किस क्षेत्र में हुआ था भाई? इसके मेसोपोटामिया नगर का जो शहर था, कौन सा? उरुक जो शहर था, इस उरुक क्षेत्र में, और उरुक में भी एनमर्कर के बारे में एक किंवदंती है। एनमर्कर, इस एनमर्कर ने सबसे पहले लिखने की एक किंवदंती है। अब कहां तक सत्य है ये तो मेसोपोटामिया की पुरानी कथाओं में मिलती है कि एक मेसोपोटामिया जो था उसका उरुक जो नगर था बड़ा सुंदर था। क्या था भाई? उरुक नगर जो था इसका क्या था? सुंदर शहर था। और सुंदर शहर बनाने का जो काम करेगा, अक्सर केवल शहर कहकर ही पुकारा जाता था, ये काम कौन करेगा? वहां का राजा। मतलब किसी भी क्षेत्र का यदि विकास करना है तो विकास कहां हो सकता है? वहां का राजा कैसा है। यदि राजा विकास करने वाला है कि नहीं है, जैसे वर्तमान संदर्भ की बात कर ले तो विकास के लिए जो मंत्री हैं, इसके अलावा यदि बात करें हम तो मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है, यदि शक्तिशाली होंगे, उनको अच्छी योजनाएं लागू करवानी हैं तो उसका विकास हो जाएगा। और यदि ऐसा नहीं हो पाता तो विकास नहीं होगा। आलोचनाएं करने वाले तो खूब होते हैं कि सरकार ने कुछ नहीं किया, इन सरकार ने पिछले सालों कुछ नहीं किया, पिछली सरकार की आलोचनाएं करो। लेकिन वास्तविक धरातल पर लाने के लिए तो एनमर्कर के बारे में इनकी जो पुरानी उरुक जो प्रदेश है, उस पुरानी किताबें जो है, वहां के लिखी हुई जो साक्ष्य हैं, उन साक्ष्यों के माध्यम से यह कहा जाता है कि उरुक एक शहर ही नहीं, यहां सभ्यता का प्रमुख केंद्र था। लगभग इसकी बात करें इसकी सभ्यता की तो ये 4200 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व, यानी लगभग कितने साल तक? ये 4000 साल में मात्र 200 साल कम कर दो, 4200 200 तो है ही ना। 4200 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व तक, 4200 ईसा पूर्व और 400 ईसा पूर्व तक ये समृद्धशाली शहर था। और विशेष रूप से 3200 में इसका सर्वांगीण विकास हो चुका था। 3200 ईसा पूर्व में उरुक जो प्रदेश था, इस उरुक प्रदेश का, या यूं कहें उरुक जो शहर था, इस शहर का सर्वांगीण विकास हो चुका था। और इसका प्रादुर्भाव की बात करें, पाठ्य पुस्तकों में वहां की जो लेखनी, वहां के इतिहास की बात करें हम, तो 400 ईसा पूर्व से, अब इसमें से यदि आप घटाने का प्रयास करें कितने साल पुराना है, तो ये 38, तो ये हो गए, या यूं कह सकते हो मतलब ये 3800 वर्ष तक
बड़ा शहर के रूप में उभर रहा था 3800 साल तक। इसके बाद ये धीरे धीरे किसी सभ्यता के अंत की ओर अग्रसर हो गया था, या यूं कहें समापन की ओर बढ़ने लग गया था। उरुक प्रदेश जो था, सुमेर के व्यापार की पहली घटना को एन मरकर के साथ जोड़ा जा सकता है। सुमेर वहां का एक प्रदेश है, उसकी पहली घटना को एन मरकर के साथ हम जोड़ सकते हैं। क्यों जोड़ सकते हैं भाई? उनके जो जोड़ने का कारण उस महाकाव्य में कहा है कि उन दिनों व्यापार क्या होता था ये कोई नहीं जानता, और ये जानने का जो काम था वो केवल किसका था भाई? एन मरकर का था। ये किसका था? एन मरकर का था। उसने अपने शहर में सुंदर मंदिर को सजाने के लिए लाजवर्द, और एक तो लाजवर्द था और बहुमूल्य वस्तुएं, लाजवर्द और बहुमूल्य वस्तुएं मंगवाने का काम किया। आप इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हो कि वहां पर क्या नहीं था? खनिज संसाधन नहीं थे। खाद्य संसाधन की दृष्टि से तो मेसोपोटामिया की सभ्यता सर्वाधिक विकसित थी, लेकिन खनिज संसाधनों की दृष्टि से वो क्या था भाई? पिछड़ा हुआ शहर था, या यूं कहें वो पिछड़े हुए प्रकृति का क्षेत्र था। तो हम इसको कह सकते हैं लाजवर्द और अन्य बहुमूल्य रत्न धातुएं मंगवाना चाहता था। काम के लिए उसने एक दूत, और दूत का नाम था अर्टा। दूत का नाम क्या था? अर्टा नामक दूत भेजा। बोले भाई ये आप ढूंढ के लाओ, हमें एक तो चाहिए बहुमूल्य धातुएं, और बहुमूल्य धातुओं के साथ ही साथ हमें क्या चाहिए? लाजवर्द उस चमकीला पदार्थ चाहिए जो मंदिर को सजा सके, हम मंदिर की बनावट को हम प्रभावित कर सके। बहुत बढ़िया मंदिर हमें बनाना है, इसलिए ऐसा काम करने के लिए इसने क्या किया? अर्टा नामक दूत को चुना। अब ये अर्टा नामक दूत जो था वो निकला, घर से निकला गड्डी लेके, रास्ते में मोड़ आया। उसी प्रकार ये भी घर से निकला। अब राजा के आदेश की पालना को कौन मना कर सकता है? पता किसी को नहीं है कहां जाना है, लेकिन राजा ने आदेश दिया, इसलिए राजा के आदेश की पालना कोई टाल नहीं सकता। तो अर्टा घर से अपने साथियों के साथ चल पड़ा। किस तरफ? आप बात कर सकते हैं सुसा नामक शहर, ये जो थे ना, इससे दक्षिणी भाग का जो इलाका था, मेसोपोटामिया की समकालीन सभ्यता थी, उनके पास बहुमूल्य रत्न और लावर्ज, जिसमें चांदी सोना, ये लाने के लिए सुदूर के देशों के साथ चल पड़ा, के पास भेजा। दूत ने राजा को आदेश का पालन किया, और वह रात में तो चांद की रोशनी में और दिन में सूर्य की दिशाओं के अनुसार उसने चलना प्रारंभ किया। कभी वो पहाड़ पर चढ़ा, कभी नीचे उतरा, कभी पहाड़ पर यानी पहाड़ी इलाकों में, फिर पहाड़ के बाद में नीचे गहराई, ऐसे समतल मैदान में। जब वह पहाड़ पर चढ़ा तो उस दौरान उसे छोटे छोटे आदमी दिखाई दिए। क्या दिखाई दिए भाई? छोटे छोटे आदमी उसको दिखाई दिए, जिसको चूहे जैसा माना इन्होंने, क्योंकि पहाड़ पर एक बहुत बड़ी ऊंचाई के ऊपर जाने के बाद में जो व्यक्ति है वो क्या दिखाई देता है? छोटा छोटे दिखाई देने लग जाते हैं। और छोटे छोटे आदमी दिखाई दिए तो इन्होंने क्या समझा कि ये चूहे हैं। लेकिन उनकी जो ये चूहे जो थे, या ये जो आदमी जो थे, इनकी क्या थी? विशेष बनावट थी, बुलाव। ये बुला रहे थे ऐसे, या उनके शब्द थे, वो बोल रहे थे, वो लेखन कला का काम करने के लिए इशारों के माध्यम से ऐसा कार्य कर रहे थे। तो वह पहुंच गया, रास्ते में आने वाले ऊंचे पहाड़ लांघने लगा, और तलहटी में वहां एक सूसा के लोगों ने छोटे चूहे की तरह नमस्कार किया। 5 वर्णमालाएं, 6 वर्णमालाएं, ये 7 वर्णमालाएं पार की। दूत अट्टा मुखिया से लावाज और चांदी नहीं ले पाया, उसे बार बार लंबी यात्राओं के उपरांत खाली हाथ लौटना पड़ा। अब खाली हाथ लौटना पड़ेगा तो राजा उसकी बात को मान लेगा क्या? आपने किसी को भेजा है किसी काम करने के लिए, आप वो काम करके नहीं आओगे तो क्या होगा? आपकी आलोचनाएं होगी। अब राजा के पास खाली हाथ वो लौटा। खाली हाथ जब लौटा तो उन्होंने क्या किया? बहुत सारे इशारे किए, क्योंकि वो कहां सीख चुका था? सूसा के लोगों से सीख चुका था। जब वहां वो उस सुमेरियन प्रदेश या सुदूर के देश में गया, वहां के राजा से वो सीख चुका था। तो जो एन मरकर जो था राजा, इस एन मरकर ने उसे डराया, धमकाया, आश्वासन दिया, दोबारा भेजने का प्रयास किया। इसी टाइम में उसको चक्कर आने जैसी स्थिति हो गई थी। जब इसने ऐसा किया, ऐसा हुआ, तो राजा ने एक मिट्टी का पुट्ठा बनाया, मिट्टी का एक लोथ जो चिकनी मिट्टी थी, और उस चिकनी मिट्टी की एक पट्टिका बनाई,
और पट्टिका पर कुछ उसने लिखना प्रारंभ किया। पट्टिका पर उसने लिखना प्रारंभ किया। दूत अट्टा मुखिया से लावा चांदी नहीं ले पाया था। मुखिया ने चांदी प्राप्त करने के लिए दूत चकरा गया और सही व्यक्त नहीं कर पाया, इसलिए एन मरकंड ने संदेशों को घालमेल कर दिया। तब राजा एन मरकंड ने अपने हाथ में चिकनी मट्टी की पट्टिका बनाई और उस पर शब्द लिखे। उन दिनों मिट्टी पर लिखे शब्द का रिवाज नहीं था। पहली बार इसने ऐसा किया या पहली बार इसने ऐसा लिखा था। किस पर? तो जब मिट्टी पर इन्होंने कुछ लिखा, कुछ लाइनें वगैरह बनाई होगी। अब ये जो लाइनें किसको दी गई भी? अट्टा के दूत को दी गई, क्योंकि दूत वो चांदी सोना नहीं लेके गया, वो ले जाकर अपने राजा को दी। अट्टा नामक राजा को इन्होंने सौंप दी। जब अट्टा के शासक के हाथ में ये चीज पहुंची तो अट्टा ने क्या किया कि भाई ये क्या है, क्योंकि तो लिखने का रिवाज नहीं है, कोई लिखना ही नहीं जानता था। तो इन्होंने इसकी जांच करवाई। अब जांच करने वालों ने जो कहा वो सही होगा। जांच करने वालों ने क्या किया, तो उसकी तोरियां चढ़ गई और उच्चारित जो शब्द थे कील यानी किलाक्षर शब्दों का प्रयोग हुआ। जो आप पहले वीडियो पढ़ चुके, किलाक्षर मतलब होता है उस पर कील के माध्यम से कुछ अक्षर लिखे गए थे और उन अक्षरों को ही हम उच्चारित ध्वनियां मानते थे। या लेखन कला का प्रादुर्भाव जो था पहले अक्षरों के माध्यम से और अक्षरों में भी संकेतों के माध्यम से होता था। एक शब्द को किसी एक शब्द संकेत के रूप में स्वीकार कर लिया गया था, तो संकेत के रूप में इन्होंने भी इसको संकेत को जो था उसको किलाक्षर के रूप में जाना। इस घटना को शाब्दिक रूप से सत्य नहीं माना जा सकता। क्यों नहीं माना जा सकता? कि ये कोई काल्पनिक घटना भी हो सकती है कि राजा ने सोना चांदी लाने के लिए किसी अट्टा नामक दूत को चुना। अट्टा नामक दूत वहां गया लेकिन वो खाली हाथ वापस लौट गया। लौटने के बाद में दूत ने जब डराया धमकाया गया तो चक्कर आ गया तो राजा पहले से जैसे कुछ जानता हो उसने क्या किया, मिट्टी का एक वो लिया, पट्टिका बनाई, पट्टाई पर लिखा, उस अट्टा को भेजा। अट्टा ने उसको फिर पढ़ने का काम करवाया, जांच की तो उसमें लिखा कि ये किलाक्षर शब्द हैं, यानी ये अक्षरों की पद्धति है, अक्षरों की पद्धति का ये स्वरूप है। ऐसा इन्होंने किया। ये था आपका अक्षर प्रणाली और सामूहिक रूप से लेखन कला का। ऐसा माना जाता है कि जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, इस मेसोपोटामिया की सभ्यता में किसने लिखने का काम किया भाई? लिखने की जो कला थी वो एन मरकंड नामक राजा ने। और राजा ने कब? जब अपने क्षेत्र में इन्होंने मंदिर बनाने का काम किया, क्योंकि बहुत सारे मंदिर यहाँ मिले, छोटे छोटे देवालय यहाँ पर मिले हैं। मंदिर बनाने का काम किया तो बड़ा मंदिर राजा बनाएगा तो बड़ा मंदिर बनाएगा, इसलिए राजा को क्या जरूरत पड़ी भाई? सोने चांदी और ये जो था आपका लाजवर्द नामक बहुमूल्य धातु की जरूरत पड़ी उसको सुंदर बनाने के लिए। तो उसने किसी दूत को भेजा और दूत ने वापस आया। वापस आने के बाद मैंने पट्टिका बनाई, पट्टिका पर लिखा, लावार्स के पास गया और ये किलाक्षर बन गई या लेखन कला का विकास हो गया। ये अब किंवदंतियां भी हो सकती हैं, सत्य भी हो सकती हैं, लेकिन आपको तो याद करनी पड़ेगी कि भाई लेखन कला का प्रादुर्भाव मेसोपोटामिया में किस क्षेत्र में हुआ? तो मेसोपोटामिया के उरुक क्षेत्र में इसका विकास हुआ। अब हम बात करते हैं दक्षिणी मेसोपोटामिया का शहरीकरण, मंदिर और राजा, यानी दक्षिण में मंदिरों का जो निर्माण है वो सर्वाधिक रूप से हमें मिलता है। और राजा की क्या स्थिति है इसकी चर्चा अगले वीडियो में करेंगे।